सभी को नमस्कार। और JB महाजन स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय कौशल्या मिश्रा जी, वहाँ शिक्षिका निमिषा, गणेश दत्त शुक्ल जी, हमारे प्रिय आमोद जी, भरत रंजन जी एवं सभी जो इस वेबिनार में किसी न किसी रूप में सहभाग किए हुए हैं, सबको धन्यवाद भी, आभार भी और स्वागत भी। अभी प्राचार्य महोदया ने बहुत संक्षेप में और जो उसके मुख्य बात हैं उनको प्रकाश डाला, उस पर चर्चा किया। आगे भी लोग चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातों की चर्चा करना चाहता हूं जिन बातों की सामान्यतया नई शिक्षा नीति को लेकर या तो चर्चा नहीं होती है या सामान्य रूप से उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता या उस पर चर्चा करना आवश्यक और अनिवार्य होते हुए भी नहीं किया जाता है, उसकी चर्चा नहीं की जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 दो अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इस शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और दूसरा, भारत केंद्रित शिक्षा रहते हुए भी हम विश्व की प्रतिस्पर्धा में, दुनिया की प्रतिस्पर्धा में कैसे अपने आप को मजबूत स्थिति में बनाए रख सकते हैं। जैसे भारतीयों की बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक साहस और शौर्य होता है, उसके अनुपात में हम तकनीकी दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से, जो अन्य दुनिया के मानक हैं, उन मानकों में कैसे दुनिया के सामने चुनौती बन सकते हैं, अपने को बेहतर साबित कर सकते हैं, अपने को बड़ा बना सकते हैं। हम बड़े हैं, लेकिन वो बड़ा बने रहने के लिए भी अनवरत प्रयत्न और यत्न करना चाहिए। इसके लिए वर्तमान शिक्षा नीति के मूल्य, महत्व और उसकी विशेषताओं को जानने के लिए हम उसको विस्तार से अध्ययन करें तो पता चलता ही है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाने पर उसके वास्तविकता का स्वरूप और स्पष्ट खुलकर सामने आता है। देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन पहली शिक्षा नीति भारत में 1968 में आई, यानी 21 वर्ष बाद, देश के आज़ाद होने के ठीक 21 वर्ष बाद, यानी 2 दशक से भी अधिक समय के बाद भारत में नई शिक्षा नीति आई, इंदिरा गांधी जी के समय में। देश जब आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होते समय 2 काम किए गए। पहला काम किया गया कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई और दूसरा, वैदेशिक और आंतरिक नीति के आधार पर हमने ये तय किया कि हम गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेंगे। ये दोनों नीतियां प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप देश के नीति निर्माताओं ने तय किया, निर्धारित किया। एक तीसरी जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जो आज हम लैप्स कर रहे हैं और जिस पीड़ा से भारत का प्रत्येक व्यक्ति, उसकी 3-4 पीढ़ियां बहुत पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रही हैं कि हम उपनिवेशवाद के ऐसी व्यूह रचना में फंसे हुए हैं कि हमको शिक्षा का अर्थ, हमको ज्ञान का अर्थ, हमको प्रगति का अर्थ, हमको विवेक का अर्थ, हमको प्रज्ञावान होने का अर्थ, बुद्धिमान होने का अर्थ केवल अंग्रेजियत और अंग्रेजी शिक्षा के आधार पर ही समझ में आती है। हम पड़ोस से अपने कोई उदाहरण नहीं लेते, उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। आप एशिया की चर्चा करेंगे तो चीन, कोरिया और जापान, ये 3 देश ऐसे हैं जो किसी भी रूप में अंग्रेजी को प्राथमिकता नहीं देते, अंग्रेजी आधारित व्यवस्था का पालन नहीं करते, लेकिन तकनीकी दृष्टि से चुनौती की दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की दृष्टि से प्रति 1000 जो उद्यमिता विकास के कार्यक्रम दुनिया में चलते हैं, उस 1000 के अनुपात में 780 उद्यमिता के, उद्योग धंधों के, शिक्षा में नवाचार से संबंधित, तकनीकी में नवाचार से संबंधित
1000 में 780 कार्यक्रम, योजना, रचना, प्लानिंग केवल इन्हीं 3 देशों द्वारा नई तरीके से लागू की जाती है। 1000 में 780 इन 3 देशों द्वारा लागू की जाती है जो अंग्रेजियत को महत्व नहीं प्रदान करते, अंग्रेजियत को धता बताकर ये कार्य करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में हार्डवेयर इंजीनियरिंग में चीन सबसे बड़ा देश है, दुनिया में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़े इंजीनियर हैं उसके पास, सर्वाधिक संख्या में इंजीनियर हैं, लेकिन वो अधिकांश काम अपने चाइनीज लैंग्वेज में करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में दूसरी चीज़ों को यूज करते हैं। भारत में 21 वर्ष बाद जो नई शिक्षा नीति 1968 में पहली लागू की गई, और पहले क्रम में भारत में विदेश नीति को लेकर हमने गुटनिरपेक्षता की नीति और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति का पालन किया। यह दोनों नीति हमने पालन क्यों किया, यह बात किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के समझ से परे है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जिस संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को हम आपस में एक दूसरे से संघर्ष करने वाला देश जानते हैं, मानते हैं, और जिनके आधार पर हम कहते हैं कि भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करनी पड़ी क्योंकि वो पूंजीवादी देश था, ये साम्यवादी देश था, हमको दोनों का सहयोग चाहिए था, इसलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया। जिस नाते लोग कहते हैं कि दोनों में टसिल था, इसलिए शीत युद्ध का माहौल था पूरी दुनिया में, जिसके नाते हमको गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करना पड़ा। यह किसी भी अनपढ़, गंवार, जाहिल कहे जाने वाले व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए कि न तो पहले विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने खड़े थे, और न दूसरे विश्व युद्ध में आमने सामने खड़े थे। दोनों विश्व युद्धों में वो एक दूसरे के प्रतिपक्षी देश नहीं थे, दोनों विश्व युद्ध में वो एक साथ खड़े हुए देश थे, और एक साथ खड़े हुए देश थे, इसलिए शीत युद्ध जैसी संकल्पना नितांत अज्ञानतापूर्ण संकल्पना थी। इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति की संकल्पना, आधारशिला और योजना रचना लागू करना नितांत अज्ञानतापूर्ण और अदूरदर्शितापूर्ण नीति थी। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन करना नितांत अदूरदर्शिता और अज्ञानता का पालन करना था। लेकिन हमको चूंकि अंग्रेजियत को ओढ़कर देश को विकास करना दिखाना था, इसलिए हमने देश आज़ाद होते ही जो सबसे जरूरी कार्य था कि हम एक शिक्षा नीति, भारत केंद्रित शिक्षा नीति ले आते, वो भारत केंद्रित शिक्षा नीति हम नहीं ले आए, और अंग्रेजियत आधारित शिक्षा की जो प्रणाली यहाँ चल रही थी उसी को चलाने के लिए अंग्रेज तत्पर थे, उसी में हमको ढकेलना चाहते थे, उसी में हमको ले जाना चाहते थे, और वो ले जाने में सफल रहे। और उस सफलता का ही परिणाम था कि इंदिरा गांधी जब आई तब उन्होंने विचार किया, लाल बहादुर शास्त्री ने उसकी रूपरेखा बना दी थी। इंदिरा गांधी आई 1968 में, उन्होंने नई शिक्षा नीति देश में लागू की, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुई, बहुत चली नहीं। 1986 में राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति लाया, 1992 में नरसिम्हा राव जी ने उसमें संशोधन और परिवर्तन किया, और वो शिक्षा नीति कितनी लागू हुई, कितनी कारगर हुई, कितनी सफल हुई, यह किसी के भी समझ में नहीं आती है। किसी भी देश की शिक्षा का सबसे बड़ा आधार होता है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। मातृभाषा में जब तक आप शिक्षा नहीं देते तब तक व्यक्ति का, बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता, समग्र विकास हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, असंभव है। उसको कितना ही बड़ा व्यक्तित्व आप बनाना चाहें अंग्रेजी पढ़ाकर, कभी कदापि नहीं बना सकते। और आप ये जान लीजिए, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल प्रतिवर्ष एक सर्वे मैगजीन, सर्वे पुस्तक छापती है 300-400 पेज की, उसको आप पढ़ के देख लीजिए कि जो सक्सेस रेट है दुनिया में, किस बैकग्राउंड के बच्चे कितने सफल होते हैं, इसका आपको अंदाजा आसानी से मिल सकता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इस अर्थ में यह जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह बहुत बड़ा आधार प्रदान करती है हमको कि मातृभाषा में शिक्षा आपको दी जाए, अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए, दूसरी भाषा के रूप में हम कोई भाषा अपना सकते हैं। किसी दूसरी भाषा को सीखने और जानने में, प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह मानदंड मान लेने में बहुत बड़ी बुराई है कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी हम विद्वान कहेंगे, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी हम कोई चीज़ समझ में हमको आएगी, अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यह नितांत अव्यावहारिक है। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। अभी इसी फरवरी में 16 से 23 फरवरी तक बीजिंग में मुझे यूएनओ के, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के अर्थ समिट के जो रिमोट सेंसिंग डिवीज़न है उसमें 2 लेक्चर के लिए बीजिंग इनवाइट किया गया था यूएनओ के तरफ से। मुझे 16 तारीख को जाना था बीजिंग, लेकिन 26 तारीख को ही वहाँ से यूएनओ की सूचना आई कि संभव है कि यह टल जाए 2 महीने के लिए, लेकिन वो टलते टलते अब 1 साल के लिए अनाउंसमेंट हो गया कि 1 साल टल गया। उस सेमिनार में, उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मुझे भारत सरकार में जो चाइनीज एम्बेसी है, उस चाइनीज एम्बेसी ने स्वयं उनके देश द्वारा दिए गए इनविटेशन को 5 बार बदलवाया, और 5 बार बदलवाया ही नहीं, अंतिम बार जो बदलवाया वो बहुत इंटरेस्टिंग है हम सबके समझ के लिए, हम सबको जानने के लिए। और जो ये मानते और जानते हैं कि चीन बहुत तीव्र प्रगति कर रहा है, उनके लिए कि चाइना से जो इन्विटेशन लेटर मुझे आया था, ली बंग ने, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, उनकी दस्तखत उस इन्विटेशन लेटर पर चाइनीज में न होकर, केवल सिग्नेचर चाइनीज में न होकर इंग्लिश में सिग्नेचर थी। चाइनीज एम्बेसी ने दिल्ली से मुझे कहा, चाणक्यपुरी से, कि आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप इसको चाइनीज में सिग्नेचर करके भेजिए, तभी आपको वीज़ा दे पाएंगे हम। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने उस रिक्वेस्ट को तुरंत फॉलो किया, क्योंकि वो मुझे बुलाना चाहते थे। लेकिन उस रिक्वेस्ट के साथ मैंने उनको लिखा कि अब मैं आकर वहाँ अंग्रेजी में अपना व्याख्यान देने वाला था, लेकिन अब मैं इस शर्त पर आऊँगा कि मैं अपना व्याख्यान संस्कृत में दूंगा। अगर आपको मेरा यह कंडीशन स्वीकार है तो मैं आऊँगा, अन्यथा मैं बीजिंग नहीं आ रहा हूँ। और इसको मैंने रिमोट सेंसिंग डिवीज़न के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, स्वीडन में बैठते हैं, उनको भी मैंने सीसी करके मेल किया कि मैं इसी कंडीशन पर आऊँगा। उन्होंने 2-3 क्वेरी करने के बाद, 2-3 मेल करेस्पॉन्डेंस करने के बाद मुझे स्वीकार किया कि हाँ, आप संस्कृत में ही बोलेंगे। उनका इतना ज़बरदस्त आग्रह है भाषा के प्रति, जो भाषा को लेकर आग्रही नहीं होगा वह समाज के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति और देश के प्रति आग्रही नहीं हो सकता। यह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा आयाम है कि उससे हमारे परिवार, हमारे समाज और देश की दिशा दशा बहुत बेहतर तरीके से बदल सकती है, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एक और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत बड़ा प्रौढ़ शिक्षा को लेकर आप किसी भी स्तर पर, किसी भी आयु वर्ग में, चाहे आप ज्ञानार्जन की दृष्टि से, चाहे आप प्रमाण पत्र की दृष्टि से, चाहे स्वतंत्र सुखाए, कहीं से किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आपको सीखने, पढ़ने, जानने की पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता है। आपको अंतर विषयक समझ और ज्ञान, उच्च शिक्षा को कहते हैं परसुएट ऑफ एक्सीलेंस है। उच्च शिक्षा का मतलब श्रेष्ठता की खोज होती है। श्रेष्ठता का खोज कभी टोटोलॉजिकल शेप में, खंडित शेप में नहीं होता, समग्रता में हमेशा होता है। हमेशा ज्ञान का अर्थ ही होता है कि समग्रता में ज्ञान। खंडित ज्ञान, विषयों में बांटकर कभी ज्ञान नहीं होता। विषयों में बांटकर ज्ञानी व्यक्ति कभी प्रज्ञावान नहीं होता। विषयों में बांटकर कभी ज्ञानवान व्यक्ति विद्यावान नहीं होता। यह किसी भी दिशा में संभव नहीं होता है। समग्रता में ज्ञान, अंतर विषयक ज्ञान, अंतर अनुशासनात्मक ज्ञान,
यह इसकी बहुत बड़ी पूंजी है। तीसरी इसकी बड़ी पूंजी है इस शिक्षा नीति की कि प्राथमिक यानी स्कूली शिक्षा को लेकर, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की जो स्कूली शिक्षा है उसको 5 चरणों में, अभी प्रधानाचार्य जी ने बताया, 5 चरणों में बांटकर, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर 1 से 3 वर्ष आयु, 1 से 7-8 वर्ष की आयु, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14, 11 से 18, 14 से 18 वर्ष, इस आयु के बच्चों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है उनके बौद्धिक और शारीरिक बनावट और संरचना में, और तदनुसार हम उनको शिक्षा अगर नहीं दे पाए तो यह भी बहुत बड़ा फॉल्ट और बहुत बड़ी अव्यवस्था थी हमारी शिक्षा पद्धति में। उसको भी हम इस शिक्षा नीति से मीट आउट करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। इस शिक्षा नीति की जो सबसे बड़ी चुनौती है, उस चुनौती पर अगर हम ध्यान दें तो आपको जाना पड़ेगा, चूंकि हम उच्च शिक्षा के लोग हैं, वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमको जाना पड़ेगा जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बेंगलोर में, उसने बहुत अच्छा मानक बनाया। 7 स्टेक होल्डर्स बनाए उसने। विद्यार्थी एक स्टेक होल्डर है, छात्र एक स्टेक होल्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन एक होल्डर है, गवर्नमेंट एक होल्डर स्टेक होल्डर है, आपका जो पेरीफेरी है, पर्यावरण है, वो एक स्टेक होल्डर है, गार्जियन एक स्टेक होल्डर। इसमें इस शिक्षा नीति में जो चुनौती है वह यह है कि इस शिक्षा नीति ने इन 7 स्टेक होल्डरों को बराबर उत्तरदायित्व दिया है कि सभी के संयुक्त प्रयास से हम शिक्षा नीति को ठीक से लागू कर पाएंगे और सभी के प्रयास से हम ठीक से इसका परिणाम ले पाएंगे। तो हम शिक्षक वर्ग के लोग, छात्रों को भी मोटिवेट करने की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी जो अभिभावक हैं उनको भी है, उनके प्रति भी है, सरकार की जो समय समय से अव्यावहारिक सा गजट आता है, अव्यावहारिक सा जियो ऑर्डर आ जाता है, उससे भी हमको 2-4 होने की अनेक बार जरूरत पड़ेगी। इस शिक्षा नीति में इसकी भी आवश्यकता है। प्रशासन से भी हमको अनेक बार हम लड़ाई लड़ें, हमेशा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अपनी बात पहुंचाएं, उस बात को मनवाएं। इन 7 स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की, सबको जागरूक करने की, सबका सहयोग लेने की, शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत आवश्यक है। और अध्यापक होने के नाते हमको यह इस शिक्षा नीति ने बहुत जिम्मेवारी दी है कि हम इस शिक्षा नीति के माध्यम से समाज में व्यापक परिवर्तन कायम करें, समाज को व्यापक संदर्भों में आगे ले जाएं और हम अग्रणी भूमिका में आएं, अग्रणी भूमिका में स्थापित हों। और इस शिक्षा नीति में जो यह प्रावधान रिकमेंडेशन है कि हम चाहे वो सरकारी क्षेत्र के अनुदानित विद्यालय हों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हों, चाहे निजी क्षेत्र के हों, सबको पर्याप्त अनुदान दिया जाए सरकार की तरफ से। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बात पहले सरकारों ने नहीं किया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को अध्यापक अभिभावकों को साथ लेके कैसे चलेगा, छात्रों को कैसे साथ लेके चलेगा, इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वयं अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी ठीक से समझें और लोगों के कर्तव्य को भी ठीक से बताएं और समझाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छी, कभी भी कोई भी नीति, कोई नियोजन, कोई व्यक्ति, तत्व, जीव, पदार्थ सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं होता। ऐसा अच्छा कुछ भी नहीं होता कि उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, और ऐसा बुरा कुछ भी नहीं होता जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। इस दृष्टि से मानकर अब तक की शिक्षा को लेकर देश ने जो चिंता प्रकट किया है, जो कार्य किया है, उन सब की तुलना में अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ, अद्भुत, सुंदर, बढ़िया प्रयास है। इसको ठीक से लागू करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसकी कमियों को हम समय समय से उचित स्थान पर, उचित फोरम पर उठाते रहेंगे, सबको बताते रहेंगे। उसमें परिवर्तन की आगे भी क्रमशः अनेक बार संभावना बनती रहेगी, वो संभावना खत्म नहीं हो गई। ऐसा नहीं कि ये शिक्षा नीति लागू हो गई तो अब इसमें 10-20 साल तक कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ये 20 साल का लक्ष्य लेकर यह शिक्षा नीति बनी है, लेकिन हम उसमें पहले भी बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे परिवर्तन कर सकेंगे। सरकारी स्तर पर हम अपनी मांग करके, हम उससे डिस्कशन करके, पार्टिसिपेट, भागना और हमेशा सवाल खड़ा करना समस्या का समाधान नहीं होता। हमेशा आप उसमें बने रहिए, सुझाव दीजिए, परामर्श दीजिए, उनको प्रभावित करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा यही है, यही करना श्रेयस्कर रहेगा। व्यापक समाज के हित में यह देश के लिए शिक्षा नीति है, सबके लिए शिक्षा नीति है, और चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सब का ध्यान रख के शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। आप सब इसमें सहयोग करें, हम की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके कमियों और दोषों को लिए भी हम भविष्य में या जब आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि यह सब कुछ अंतिम नहीं होने जा रहा है। अब तक का सबसे श्रेष्ठ और बेहतर प्रयास है, जो 21 वर्ष तक देश आज़ाद होने के बाद भी कोई शिक्षा नीति नहीं आ पाई थी भारत केंद्रित, उन सब समस्याओं, उन सब नकारात्मकताओं को दूर करने वाला यह प्रयास है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, बहुत लोग बहुत सारी बातें कहने वाले हैं, बहुत लंबी वार्ता इस विषय पर की जा सकती है। मेरे YouTube चैनल पर 5 एपिसोड में नई शिक्षा नीति को लेकर मैंने चर्चा वार्ता किया है। कभी आपको आवश्यकता लगेगी तो YouTube चैनल पर मेरा नाम डालकर आप वहां जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इतनी बात निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। प्रधानाचार्य जी को, गणेश दत्त शुक्ल जी को, आमोद जी को, निमिषा को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, मिल रही है।